बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज 5 जुलाई का तारीखी दिन है कि जब 1977 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का किराए के कातिल जनरल ज़िया-उल-हक ने तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान हर लिहाज से पस्ती और जवाल की तरफ गिरता ही चला गया और हर मैदान में पाकिस्तान में तबाही फैल गई। जबकि जनरल ज़िया-उल-हक के दौर ही में मुल्क में न सिर्फ जमहूरियत कमज़ोर हुई बल्कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसकी रियासती सतह पर सरपरस्ती की गई थी। आमिर जनरल ज़िया-उल-हक के पैदा करदा हालात का खमियाजा आज भी पाकिस्तानी कौम किसी न किसी शक्ल में भुगत रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को 1973 का आइन दिया, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया, जमहूरियत दी, अवामी हुक्मरानी दी, ट्रेड यूनियन और तुलबा यूनियन की ताकत दी, जिससे मुल्क आलमी सतह पर अपनी मुस्बत पहचान बनाने शुरू कर चुका था और मुल्क में तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय होने लगा। जबकि भुट्टो को किराए के कातिल जनरल ज़िया-उल-हक ने मुल्क की अफरा तफरी और बेचैनी फैली, जमहूरियत की पामाली की तारीख दी, मजहबी इंतहा पसंदी जैसी ख़तरनाक बीमारी दी और अफ़गान महाजरीन समेत मुल्क को ऐसे मसाइल दिए जिनका मदावा आज तक मुमकिन नहीं हो सका है। आज के पाकिस्तान में 80% तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार भुट्टो का कातिल जनरल ज़िया-उल-हक ही है। उसी जनरल ज़िया-उल-हक ने 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी रात जमहूरियत के नौज़ायदा पौधे को पांव तले रौंद कर वतन अजीज़ को पस्ती के सफ़र पर रवाना कर दिया था। तारीखी हवाले से अहम तरीन बात यह है कि भुट्टो हुकूमत और कौमी इत्तेहाद यानी 9 सितारे के दरमियान मुआहदे की तकमील के बाद पार्लियामेंट का इंतखाब जमहूरियत की तरफ एक खुशगवार सफ़र का बायस बन सकता था, मगर आमरीत पसंदों ने जमहूरी हुकूमत को रात के अंधेरे में शबे खून मार कर ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस तरह के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम हमेशा रात के अंधेरे में ही सरअंजाम पाए जाते हैं। इसके मुकाबले में दिल के उजाले में तो पाकिस्तानी वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मैंडेट देकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं और मुल्क पर अवामी राज को मजबूत करते हैं। जी नाज़रीन, ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि जनरल ज़िया-उल-हक और उसके मातहत अफसरान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। अभी सकूते ढाका और बंगाल के पलटन मैदान की शिकस्त का ज़ख्म पूरी तरह भरा ही नहीं था कि जनरल ज़िया-उल-हक का एक और एडवेंचर जमहूरियत को खा गया। 90,000 से ज़ायद जंगी कैदियों की बावकार वापसी और मुसल्लह फ़ौज का मोराल बहाल करने वाले कौमी हीरो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रात के अंधेरे में इक़्तिदार से अलहदगी और बादअज़ां अदालती कत्ल पर उनके बास कट्टर मुखालिफ भी अफसोस और तासुफ़ का इजहार करते हैं। ये साबित हो चुका कि भुट्टो का अदालती कत्ल जनरल ज़िया-उल-हक की ख्वाहिश पर किया गया, जिसे बाद में उसी अदालत के एक जज जस्टिस नसीम हसन शाह ने तस्लीम भी किया। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि पाकिस्तान में मौजूद आमरीत पसंद एंटी भुट्टो फैक्टर अभी तक जनरल ज़िया-उल-हक के गैर आइनी इक़दामात को जायज़ ही समझता है। इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के बाद जनरल ज़िया-उल-हक की ज़ेर क़यादत मार्शल लॉ हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम की कि जिसकी न इस्लाम इजाज़त देता और ना ही इंसानियत। ज़िया का दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों के लिए जुल्म की एक ऐसी स्याह रात के मुतरद्दिफ था जिसकी रोशन सुबह का तस्वर भी महाल हो चुका था। कोड़े और फांसियां उनका मुकद्दर बन चुकी थीं। जी नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल आमिर जनरल ज़िया-उल-हक की बाक़ियात की दिल गिरफ्ता अलामत उसके बेटे एजाज़-उल-हक ने 5 जुलाई की मुनासबत से कौमी अखबारात में एक मज़मून तहरीर किया है, जिसमें मौसूफ़ ने अपने वालिद के इक़दामात का दिफा करने की कोशिश की। एजाज़-उल-हक की मिसाल लाइक फादर लाइक सन जैसी है। एजाज़-उल-हक तारीख को मस्क करते हुए, दो रुख गोई करते हुए लिखते हैं कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके वालिद यानी जनरल ज़िया-उल-हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कदम उठाया। बकौल जनरल ज़िया-उल-हक के उनके वालिद के इस इक़दाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था।
تو پھر اعجاز الحق سے یہ کم عقلی اور منطقی سوال تو بنتا ہی ہے کہ اگر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگانے کا قدم آئین اور قانون کے مطابق درست تھا تو پھر اس نے اس کام کے لیے رات کی تاریکی کا انتخاب کیوں کیا، اور یہ کام دن کی روشنی میں بھی تو پھر کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اعجاز الحق میں دراصل اپنے باپ کا نطفہ یعنی ڈی این اے ہی بول رہا ہے۔ جی ناظرین، در حقیقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور قومی اتحاد یعنی 9 ستاروں کے درمیان سیز فائر ہو چکا تھا، ملک میں امن و امان کی صورتحال قابو میں آ چکی تھی، دونوں فریق کامیابی کے ساتھ ایک متفقہ معاہدے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو نہ صرف جمہوریت بلکہ آئین اور قانون کی سربلندی کا مظہر ہوتا، مگر بدقسمتی سے جمہوریت مخالف ٹولے کی اقتدار کی ہوس نے نہ صرف وطن عزیز پر ماشاءاللہ کے سیاہ بادل مسلط کیے بلکہ جمہوریت کے پودے کو بھی پنپنے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکا۔ کروڑوں ووٹرز کے مینڈیٹ سے قائم جمہوری حکومت کے خاتمے کے حق میں کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنی ہی خوشنما الفاظ اور مناسب جواز ماشاءاللہ رجیم کی حمایت میں استعمال کر لے، مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی جنرل کو آئین پاکستان ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے معزول کر کے اپنے آپ کو حکمران کے طور پر پیش کرے، خواہ ملک کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ آئین کے تحت صرف عوام ہی اپنی قیادت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ہر آمر کو اپنے ادوار میں کیے گئے خلاف آئین اقدامات کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے توثیق کی ضرورت پیش آتی رہی۔ دوسری طرف یہ بات بھی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور اس کے ساتھیوں نے حکومت اور اپوزیشن کی صفوں میں اپنے خاص کارندے داخل کر رکھے تھے جن کا کام معاہدے کو ناکام بنانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کے جھوٹے مقدمے میں کیا استخاذہ یہ بات ثابت کر سکا کہ بھٹو شہید نے نواب محمد احمد خان کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ جب نواب صاحب کا قتل ہوا اس وقت راؤ رشید پنجاب کے آئی جی تھے۔ ان کا بیان ریکارڈ نہ کرنے کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ صرف چھوٹے اہلکاروں کو ڈرا دھمکا کر مقدمہ کا ٹرائل کیوں کیا گیا؟ اے ایس ایف کے ڈائریکٹر محمد عباس بھی اس کیس کے گواہ تھے، مگر بعد میں وہ اپنے بیان سے مکر گئے۔ انہوں نے بھٹو شہید کے خلاف دیے گئے اپنے سابقہ بیان کو دباؤ کی وجہ قرار دیا تھا۔ محمد عباس نے کہا بھٹو بے گناہ ہے۔ جی ناظرین، نواب محمد احمد خان قتل کیس کی غیر شفافیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدعی مقدمہ احمد رضا قصوری تھے، مگر اس اہم ترین کیس کو جنرل فیض علی چشتی نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ گواہوں کو ترغیبات دینے اور ڈرانے دھمکانے کا عمل جنرل چشتی کی نگرانی میں پایا تکمیل تک پہنچ رہا تھا۔ جنرل چشتی اس کیس کی نگرانی اپنے باس جنرل ضیاء الحق کے حکم پر سر انجام دے رہا تھا۔ دراصل جنرل ضیاء الحق اس خوف میں مبتلا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ اگر برسر اقتدار آ گئے تو ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کر دیں گے۔ اس لیے اس سے کرائے کے قاتل نے بھٹو کو سزائے موت دینے کے تمام تر وسائل استعمال کیے، ریاستی طاقت استعمال کی۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ زیڈ بھٹو کو پھانسی دینا ایک غیر ملکی ایجنڈا بھی تھا۔ اس غیر ملکی ایجنڈا کی جنرل ضیاء الحق نے اپنے مغربی آقاؤں کے حکم پر تعمیل کی۔ اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی کہلوانے والا فریبی جنرل ضیاء الحق تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ بھی ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے آرمی چیف تعینات ہونے کے پیچھے اس کی شاطرانہ چالیں شامل تھیں۔ اسی وجہ سے اس نے نہایت چالاکی سے بھٹو شہید کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ جنرل ضیاء الحق کافی عرصے سے ذوالفقار علی بھٹو کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور بھٹو کی توجہ حاصل کرنے کی کوششوں میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے بڑے مؤدب انداز میں بیٹھا کرتا تھا، بلکہ ویسے جیسے کوئی کسی روحانی شخصیت کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں یہ تک مشہور تھا کہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نے ایک تقریب میں ذوالفقار علی بھٹو کی آمد پر جلتا ہوا سگریٹ اپنی پتلون کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ یہ بظاہر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے زیڈ بھٹو کے ادب و احترام کی انتہا تھی۔ اس وقت کاذب الاعظم جنرل ضیاء الحق ملتان کا کور کمانڈر تھا۔
जनरल ज़िया ने चापलूसी करते हुए उस वक्त ज़ेड भुट्टो को अपनी कोर का कर्नल इन चीफ मुकर्रर करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद भी किया था। भुट्टो साहब के तकरीब में पहुंचने पर फौजी अफसरान की बेगमात और बच्चों को लाइनों में खड़ा कर दिया गया, जिन्होंने भुट्टो के हक में नारेबाजी की और फूल निछावर किए। बज़ाहिर जनरल ज़िया नमाजी, रोज़े का भी बड़ा पाबंद था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि जनरल ज़िया मजहबी शख्सियत का मालिक है, लिहाजा वो मुल्क के सियासी उमूर में मदाखलत नहीं करेगा। सच्ची बात यह है कि ज़ेड भुट्टो जनरल ज़िया की चापलूस शख्सियत के ट्रैप में आ गए और भुट्टो ने अपनी सादगी में मक्कार जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बना दिया। यहाँ अहम बात यह है कि फौज के 2 और 3 स्टार ऑफिसर्स रियायती तौर पर रौब और दबदबे का मुजाहरा करते हैं। वो किसी आला शख्सियत के सामने हमेशा बावकार अंदाज अख्तियार करते दिखाई देते हैं। इस किस्म का रवैया मुसल्लह फ़ौज के अजीम इदारे की वक़ार की अलामत समझा जाता है, मगर जनरल ज़िया ऐसा नहीं था। उसने बाज़ मौक़े पर वज़ीर आज़म भुट्टो की मदासराई के लिए ऐसी हरकत की जो एक जनरल के शायाना शायन भी नहीं थी, मगर अफसोस के भुट्टो साहब उसे ठीक तौर पर समझ नहीं पाए। जी नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कौमी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वो एक ज़हीन और आला पाए के कौमी लीडर थे। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद बचे कुचे पाकिस्तान की तामीर नौ में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुसल्लह फ़ौज में भी इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतारिफ़ कराईं। भुट्टो ही के दौर में मुल्क को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेस करने की मनसूबाबंदी की गई और डॉक्टर कदीर ने ज़ेड भुट्टो की इमा पर पाकिस्तान आकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए काम शुरू किया था। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त मुत्तअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने जनरल ज़िया से उनकी सज़ा पर अमल दरामद रोकने की दरख्वास्त भी की, मगर किराए का कातिल जनरल ज़िया तो किसी और ही एजेंडे पर था। सच तो यह है कि भुट्टो साहब की लाजवाल कौमी खिदमात के सिले में किसी सालसी के ज़रिए उनकी सज़ा पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए था, मगर आमिर वक्त जनरल ज़िया की संग दिली बल्कि बुज़दिली आड़े आ गई और उसने रहम की तमाम अपीलें रद्द कर दी और यूं 4 अप्रैल 1989 को पाकिस्तान का रोशन तरीन चराग हमेशा के लिए बुझा दिया गया। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।